Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other TETs examinations. अगर आप CTET की या फिर UP TET, B TET, S TET, MP TET, रीट कोई भी टेट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक और साथ में व्याकरण भी कंप्लीट करा रही हूँ। पेडागोजी सेशन भी कुछ लेके चल रही हूँ। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। तो अब मैं बात कर रही हूँ आज के टॉपिक पे। तो आज हम लोग जानेंगे अव्यय यानी अविकारी शब्द के बारे में। तो मैं ऑलरेडी आप सभी को विकारी शब्द कंप्लीट करा चुकी हूँ, ये भी आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप ये चीज़ नहीं जान रहे होंगे कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है, जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कंप्लीट करा चुकी हूँ। अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे। व्याकरण से ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाके और देख लीजिएगा। ओके। और ये एक बिल्कुल छोटे से बच्चे की बुक है, क्लास 5 में जो पढ़ता है, और ये बहुत ही अच्छी बुक है, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। तो आज हम लोग जानेंगे अविकारी शब्द के बारे में। इसमें आता है आपको क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक और समुच्चय बोधक। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया गया है शब्द विचार में हमने शब्दों की रचना के विषय में पढ़ा। ओके, शब्दों की रचना कैसे होती है इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो इसको क्यों बांटा गया है? तो आपको वाक्यों के प्रयोग के आधार पर और दो भागों में कौन से, तो विकारी शब्द, अविकारी शब्द। आपके 3 क्वेश्चन यहीं पे ऑलरेडी तैयार हो गए। अब जान लीजिए कि विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ओके, अब जान लीजिए अविकारी शब्द के बारे में। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण, जिसे आप लोग एडवर्ब कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ओके, वो कैसा होता है? तो विशेषण के विषय में पढ़ा जा चुका है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग सभी जान रहे होंगे। नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वीडियोस को वो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। विशेषण भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रियाओं की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है, और क्रियाओं के पहले लगते हैं। तो क्रियाओं की जो विशेषता बतलाता है उसके पहले लग के उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे बोला करो, इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, क्योंकि बोलना शब्द क्रिया है और क्रिया की विशेषता प्रकट हो रही है धीरे धीरे शब्द से। ओके, अतः इसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शेर बहुत जोर से दहाड़ता है, कल दिन भर ओले पड़ते रहे, दादाजी अंदर बैठे हैं, तुम अभी मेरे साथ आओ। और इन सभी वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया विशेषण है। अब इसको भी क्लियर कर रहे हैं, आपको मैं बढ़िया से समझा दे रही हूँ। जैसे दहाड़ना, आपका दहाड़ना हो गया क्रिया, और दहाड़ने के पहले लग रहा है आपको एक वर्ड जो आपका हो गया क्रिया विशेषण, यानी जोर से। ओले पड़ना हो गया आपको क्रिया, और इसके पहले लगने वाला शब्द दिन भर हो गया क्रिया विशेषण। बैठना भी हो जाता है क्रिया, और क्रिया के पहले जो लगती है आपको अंदर, वो हो गया क्रिया विशेषण। साथ आओ, आना यहाँ हुआ क्रिया, तो यहाँ पे अभी हो गया आपको क्रिया विशेषण। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आती हूँ आगे। अगर आपसे कोई एक लाइन में डिफिनेशन पूछे कि क्रिया विशेषण की आप डिफिनेशन दो, तो आप कैसे दोगे? तो आपको देना है ऐसे कि जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब क्रिया विशेषण के भेद भी होते हैं बहुत सारे, आप उसे भी जान लो।
यह स्पष्ट हो चुका है कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्रिया किस प्रकार की होती है। कुछ क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति मीन्स होता है ढंग या प्रकार बताते हैं, तो कुछ क्रिया के होने का समय, स्थान, परिमाण और रीति को बताते हैं। इस आधार पर क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। कौन से? तो कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब आती हूँ यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। कालवाचक में क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का ज्ञान हो, अर्थात क्रिया कब हो रही है यह पता चले, तो उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम ठहरो, चारू अभी आ रही है। चारू कब आ रही है? तो अभी आ रही है, ये हमें समय का ज्ञान हो गया। परसों मुझे मसूरी जाना है, कब जाना है? तो परसों, ये भी हमें ज्ञान हो गया। सदा सत्य बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए? तो सदा बोलना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं आप सभी को दे रही हूँ कि जब भी आप सेंटेंस से कब प्रश्न करोगे, क्वेश्चन पूछोगे कब, व्हेन, तो जब आपको आंसर मिल जाएगा तो समझिएगा कि वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, अब यहाँ पे कीवर्ड्स दिए गए हैं जिससे आप पकड़ लोगे कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे कौन से हैं? तो कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण है, जैसे प्रतिदिन, आजकल, नित्य, अब, जब, हर बार, सदैव, दिन भर, आज, कल आदि। यानी अगर ये कीवर्ड्स आपको सेंटेंस में मिल जा रहे हैं और ये पूछेगा कि कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आपको झट से वहां पे टिक करना है, क्या? तो कालवाचक। अब मैं आती हूँ यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। अब इसको भी जान लेते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध होता है, अर्थात क्रिया कहाँ घट रही है यह पता चलता है, तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अमित भाटिया ऊपर बैठा है, कहाँ बैठा है? तो ऊपर बैठा है। हितेन पास ही बैठा था, कहाँ बैठा था वो? तो पास में ही बैठा था। अनुज ने समीप आकर कहा, कहाँ आकर कहा? तो समीप आकर कहा। तो इसमें आपको एक कीवर्ड मिल रहा है कि अगर आप अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थान क्रिया विशेषण है, तो अगर आपको स्थान का नाम ऊपर नीचे इधर उधर मिल गया तो आपको वो टिक करना है, या फिर सीधे पूछेगा कहाँ, वेयर, अगर आपको उसका आंसर मिल जा रहा है तो आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गए। अब इसको एक और कीवर्ड्स यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं जिसके जरिए आप यहाँ पे पकड़ लोगे कि वो कौन सा आपको क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ, वहां, वहां, बाहर, अंदर, दूर, अन्यत्र, इधर उधर, इस ओर, दाएं बाएं, किधर, जिधर, नीचे आदि, ये सब आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब आती हूँ यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया के परिमाण अथवा नाप तोल का बोध कराता है, यानी इसको गिना नहीं जा सकता है, सिर्फ नापा तोला जा सकता है। ओके, किसी वस्तु की मात्रा को निश्चित करता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत रोते हैं, कितना रोते हैं? बहुत रोते हैं, कोई ठिकाना नहीं है वो कितना रोते हैं। तो इसको आप गिन नहीं सकते हो ना, इसे महसूस कर सकते हो, नाप तोल सकते हो मन में, विचार में। ओके, तो ये हो गया आपके परिमाण, यानी उसका परिमाण निकला। ज्यादातर खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, कितना खाना ठीक नहीं है? तो ज्यादा। ठीक है, राहुल बिल्कुल बेपरवाह है, कितना बेपरवाह है? तो बहुत है, बिल्कुल है। ठीक है, उसे चिंता नहीं है किसी चीज की। अब आती हूँ इसके कीवर्ड्स पे। तो कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं, जैसे कम, अल्प, थोड़ा, तनिक, न्यून, कुछ, अधिक, पर्याप्त, काफी, खूब, अत्यंत, केवल, इतना, उतना, जितना आदि। तो ये आपके कीवर्ड्स हो गए। वीडियो को पॉज करके ही आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब आती हूँ यहाँ पे मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपका जो हो गया वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों के द्वारा
क्रिया की रीति, ढंग या तरीके का बोध होता है, यानी यह पता चलता है कि कोई क्रिया किस प्रकार से हो रही है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ढंग या तरीका होता है रीति। जैसे तुम धीरे धीरे चला करो, कैसे चला करो, तो धीरे धीरे, तेज मत चला करो। ठीक है, ये आपको पता चल गया। रीति चीता तेज दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तो तेज। शुक्ला जी क्रोध से बोले, कैसे बोले, तो क्रोध से। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या करना है सेंटेंस से, तो कैसे, अगर आपको आंसर मिल जा रहा है तो वो हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे ऐसे, वैसे, जैसे, कैसे, जोर से, त्रियु, झटपट, धड़ाधड़, अचानक, एकाएक, सुखपूर्ण आदि। इसके अतिरिक्त रीतिवाचक क्रिया विशेषण बहुधा निम्नलिखित अर्थों में आते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो प्रकार में, जैसे जैसे तैसे, आप ही आप, शीघ्रता से, ध्यान से, अचानक आदि। निश्चित में, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, अवश्य, ठीक, सचमुच आदि। अनिश्चित, शायद, कदाचित, प्राय, अक्सर आदि। स्वीकार, जैसे आप स्वीकार करते हो, अवश्य, सच, जी, हाँ, ठीक, ओके। ठीक है, आगे है यहाँ पे हेतु। हेतु का मीन्स होता है कारण, जैसे इसलिए, वो ऐसा किया इसीलिए उसके साथ ऐसा हो गया, आप बोलते हो ना, वही बात कह रहा है। किस लिए, अतएव, क्योंकि आदि। अब निषेध, यानी कदापि, नहीं, न, मत आदि। ओके, अब आती हूँ यहाँ पे संबंध बोधक, जिसे आप इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हो, बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्रीपोजिशन न कह के पोस्ट पोजिशन वर्ड यूज किया है। ठीक है, क्योंकि ये नई बुक है, बिल्कुल बच्चे की नई तरीके से पढ़ाने की कोशिश की गई है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े, पहले पढ़ लीजिए वाक्य को। रॉकेट आकाश की ओर बढ़ रहा है, राम के आगे तुम चलो, उसके पीछे मैं आता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम वाक्य में की ओर शब्द द्वारा आकाश और रॉकेट में संबंध स्थापित हो रहा है। दूसरे वाक्य में के आगे के पीछे द्वारा संबंध को प्रकट किया जा रहा है, अतः इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये शब्द हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। ओके, अतः यहाँ पे आपका डिफिनेशन तैयार हो गया कि जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि हिंदी में प्रयोग होने वाले संबंध बोधक इस प्रकार हैं। आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा निम्न में से कौन सा संबंध बोधक है या फिर कौन सा कालवाचक संबंध बोधक है। ओके, तो पहले यहाँ पे ले लेते हैं कालवाचक। कालवाचक में आता है के पहले, के बाद, के आगे, के पीछे, के पूर्व, के पश्चात, यानी पहले, बाद, आगे, पीछे, पूर्व। तो आपको ये काल में आ जाएंगे। दूसरा है स्थान, यानी स्थान पता रहेगा, जैसे अंदर, भीतर, बाहर, यहाँ, वहां, पास में आदि। तीसरा है दिशावाचक, यानी दिशा पता होगी, की ओर, की तरफ, के आसपास, के चारों तरफ आदि। और यहाँ पे फोर्थ जो हो गया वो हो गया साधनवाचक, इसमें साधन रहेगा किसी न किसी के द्वारा। तो यहाँ पे है के द्वारा, के साथ, के माध्यम और के निमित्त और के जरिए। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे कह रहा है कि विरोधावाचक, यहीं पे खत्म नहीं हुआ, आगे है विरोधावाचक, विरोध कर रहा है यानी। ओके, तो यहाँ में के उल्टे, के विरुद्ध, प्रतिकूल, के विपरीत, के खिलाफ आदि। समतावाचक यानी समान रहेगा, यानी के अनुसार, के सदृश, के समान, के तुल्य। हेतुवाचक यानी कारण पड़ रहा है यहाँ पे, तो के कारण, के हेतु, के लिए, के वास्ते, के खातिर आदि। और यहाँ पे है पार्थक्य वाचक, यानी पृथक कर रहा है यहाँ पे, के हटकर, से दूर, से परे, से बचकर आदि। संग्रहवाचक के तक, के पर्यंत और के मात्र आदि। अब ये भी जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां से अगर आपसे कोई पूछे
कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में आप अंतर कैसे करोगे और कैसे पकड़ाओगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे क्लियर कर लो। अनेक कालवाचक तथा स्थानवाचक अव्यय संबंध बोधक एवं क्रिया विशेषण दोनों हैं, ठीक है। जब इनका प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं, और जब क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण। यानी जब भी आपको क्रिया के साथ मिली है सीधे आपको पकड़ना है क्रिया विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम मिले तो आपको हो जाएगा संबंध बोधक। एग्जाम्पल दिया गया है कि अंदर जाओ, ठीक है, ये क्रिया विशेषण। जाना आपका हो गया क्रिया, तो उसके अगला शब्द आपको क्या हो जाएगा, तो पहले जो पढ़ रहा है आपका शब्द है अंदर, ये आपका हो गया क्रिया विशेषण। अब है घर के अंदर जाओ, यहाँ पे घर लगा दिया, घर की, तो ये घर हो गया आपका संज्ञा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संबंध बोधक। साथ में कह रहा है कि संबंध बोधक में इन शब्दों के आगे कारक चिन्ह होते हैं, जैसे के, का, के, से आदि आते हैं। जैसे घर के, यहाँ पे के आ चुका है, तो इससे भी आपका क्लियर हो जाएगा कि ये संबंध बोधक है। अब आती हूँ यहाँ पे समुच्चय बोधक या योजक, जिसे आप इंग्लिश में कंजक्शन कहते हो। समुच्चय बोधक का अर्थ होता है, समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह या मेल, और बोधक का अर्थ होता है बताने वाला, और योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। इसीलिए इसका नाम समुच्चय बोधक अव्यय पड़ा। ओके, समुच्चय बोधक का अर्थ हुआ ऐसे शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे मम्मी और पापा टीवी देख रहे हैं, रजत को पुकारो क्योंकि मुझे उसे रोकना है। अमन ने मेहनत की होती अमन ने मेहनत तो की परंतु पास न हो चुका। चटर्जी शीघ्र चला किंतु पहुंच न सका। क्या तुम जानते हो कि मैं यूरोप जा रहा हूं। रंगीन छपे शब्दों में रंगीन छपे शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को परस्पर मिलाने का कार्य कर रहे हैं, अथवा ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। प्रथम वाक्य में और के द्वारा मम्मी और पापा के बीच में संबंध बताया जा रहा है, और दूसरे वाक्य में क्योंकि के द्वारा पूरे वाक्यांश को ही जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार परंतु, किंतु और की दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः यह योजक हैं। ठीक है, अब कोई एक लाइन में डिफिनेशन पूछे तो आपको आंसर देना है ऐसे कि जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्य को जोड़े उसे समुच्चय बोधक या योजक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया यहीं पे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि समुच्चय बोधक के भेद। अब कौन कौन से भेद होते हैं ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट में खासतौर पे बहुत पूछता है इससे, तो इसको भी जान लेते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों के चार भेद होते हैं, इनके भी चार एग्जाम्पल होते हैं। पहला है संयोजक। ओके, संयोजक अर्थात भली भांति जोड़ने वाला। ओके, जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक मुख्य शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं उसे संयोजक कहते हैं। जैसे जितेंद्र और जैनेन्द्र। ओके, जतिन या जैनेन्द्र भाई थे, राम लक्ष्मण एवं सीता वन को गए। ओके, यहाँ पे दो मुख्य शब्दों को भी जोड़ रहा है, वाक्यों को भी जोड़ सकता है, वाक्यांशों को भी जोड़ सकता है, उसे संयोजक कहते हैं। नेक्स्ट है विभाजक अथवा विकल्पक, यानी यहाँ पे ऑप्शन होगा जरूर। तो जो अव्यय शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे रखेगा, तो उसे विभाजक अथवा विकल्पक कहते हैं। जैसे है तुम यहाँ रहो या वहां, यानी यहाँ रहो या वहां, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम क्या लेना पसंद करोगे, मोटरसाइकिल या कार, यहाँ पे भी ऑप्शन आपको दे रहा है। ना ही तेन दोस्ती करेगा और न ही मैं, यहाँ पे भी एक ऑप्शन दे रहा है। नेक्स्ट में बढ़ रही हूँ विरोध दर्शक, यहाँ पे आप नाम से ही जान गए हो कि ये विरोध प्रकट कर रहा है। तो जो अव्यय शब्द दो कथनों में से प्रथम कथन का विरोध करता है। ठीक है, जो अव्यय शब्द दो कथनों में से एक कथन का जो प्रथम में पड़ता है यानी पहले पड़ता है उसका विरोध प्रकट करता है, उसे विरोध दर्शक कहते हैं।
ठीक है। जैसे मनु मेहनत तो करता है परंतु नंबर अच्छे नहीं आते, यानी मेहनत जो उसका करना हुआ उसका ये विरोध कर बैठा। ओके। नेक्स्ट जो है, अमन बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है किंतु वह चाहता नहीं है, यानी वो वक्ता बन सकता है इसके बारे में विरोध यहाँ पे किया जा रहा है। थर्ड जो है, मैंने तुम्हारा विश्वास किया था लेकिन तुम धोखेबाज निकले। ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट एग्जाम्पल हो गया परिमाण दर्शक। ओके। परिमाण के बारे में आपको पता ही दी, जिसे नापा या तौला जाए, गिना नहीं जा सके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अव्यय पहले वाक्य का परिमाण दूसरे वाक्य में दर्शाए, जैसे मोहित शांत होकर खड़े रहो वरना बाहर निकाल दूंगी। ठीक है। पहले वाक्य का परिमाण जो है वो दूसरे वाक्य पे निकाल दे रहा है पकड़ के। जीवेश को परीक्षा के लिए इसलिए रोका गया ताकि वह सुधर सके। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बढ़ रही हूँ, यह भी जान लो, ये इसमें बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आज यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। क्या? तो हर्षई यानी छोटी ई की मात्रा वाली क और बड़ी ई की मात्रा वाली क, यानी दोनों बात कर रही हूँ की। तो जिसमें छोटी ई की मात्रा लग जाए तो यह हो जाता है आपका योजक यानी अव्यय। ओके। की छोटी की मात्रा वाली कह रहा है कि दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, यानी जब दो सेंटेंस को आप जोड़ोगे तो बीच में अगर आपको की देना हो तो आपको छोटी ई की मात्रा वाली की का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे डॉली ने कहा कि मेरे साथ चलो, यहाँ डॉली ने कहा ये पहला सेंटेंस हो जा रहा है और मेरे साथ चलो दूसरा सेंटेंस हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको की बीच में रखना है तो आप छोटी ई की मात्रा वाली की रखोगे। ओके। सेकंड कह रहा है कि यह संबंध कारक है। ठीक है। यह संबंध कारक है और इसके का के की रूप होते हैं। ठीक है। का के की भी इसके रूप होते हैं कि दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। ये सिर्फ दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे यह अब्दुल की कार है, अब्दुल और कार के बीच में आया की, तो यहाँ पे हो जाएगी बड़ी ई की मात्रा। नीचे समुच्चय बोधक के मुख्य रूप से दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। ये भी नोट डाउन कीजिएगा। दोनों के चार भेद होते हैं। यहाँ छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर समानाधिकरण के 4 भेद दिए गए हैं। ठीक है। अब मैं बढ़ती हूँ फिर आगे और यहाँ पे देखिए विस्मयादि बोधक के बारे में जान लीजिए, जिसे आप लोग इंटरजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ओके। तो हमारे हृदय के भीतर कुछ भाव छिपे रहते हैं जो विशेष अवसर आने पर ही अपने आप बाहर निकल जाते हैं। बहुत ऐसे बात होंगे जो आप अपने दिल में छुपाए रखते हो या फिर शांत ढंग से बैठे रहते हो, लेकिन अचानक कुछ देखने पे सुनने पे वो अचानक रूप से आपके अंदर से वो बाहर निकल जाता है, तो उसे ही कहते हैं इंट्रोजेक्शन। ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे किसी आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर हम अचानक सी आह या वाह कर उठते हैं, इसी प्रकार की दुर्घटना, दुख या कष्ट होने पर ओह आदि शब्द हमारे मुंह से सहसा निकल पड़ते हैं। इसे विस्मयादि बोधक कहा जाता है। अगर आपसे एक लाइन में कोई डिफिनेशन पूछे तो आप आंसर कैसे दोगे? तो आपको आंसर देना है ऐसे कि जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं उसे विस्मयादि बोधक कहा जाता है। जैसे मैं बढ़ रही हूं आगे, यहाँ पे देखिए वाह वाह मजा आ गया। ओके। यहाँ पे वाह वाह आपको विस्मयादि बोधक हो गए। ओहो कितना धुआं है, हाय राम अब मैं क्या करूं, छी छी तुम भी ऐसा काम करोगे या फिर तुम भी ऐसा काम कर सकते हो। इन वाक्यों में वाह वाह, ओहो, हाय राम, छी छी आदि सभी शब्द विस्मयादि बोधक हैं। कुछ विस्मयादि बोधक शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे हर्ष बोधक, यानी हर्ष मीन्स होता है खुशी, उत्साह। ओके। यहाँ पे जैसे आह, धन्य, वाह वाह, ओह वाह, शाबाश। शोक बोधक, शोक मीन्स होता है दुख। ओके। तो आह, हाय, हाँ, त्राही त्राही, बाप रे। विस्मय बोधक हे, ए, ओहो, अरे वाह। तिरस्कार बोधक, किसी को आप तिरस्कार कर रहे हो तो जैसे छी, हट, अरे, धिक, चुप। अब यहाँ पे कह रहा है स्वीकृति बोधक, जैसे हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है, जी हाँ। यहाँ पे 6th है संबंध बोधक, जैसे रे, री, अरे, ओ, अजी,
आशीर्वाद बोधक, जीते रहो, दीर्घायु रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जीते रहो, दीर्घायु रहो, यहाँ पे आशीर्वाद बोधक भी विस्मयादि बोधक के अंतर्गत ही आता है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। अब ये भी जान लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विस्मयादि बोधक शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पे देख रहे हो अवश्य लगाना चाहिए। ये भावों पर आधारित होते हैं। कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों का प्रयोग भी विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में हो जाता है। ठीक है, मैं चैलेंज कर रही हूँ, ये आप लोग लगभग स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं जान रहे होंगे, तो आज जान लीजिए। ओके, जैसे संज्ञा में शिव 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 शिव, बहुत ऐसे आपके घर में गार्जियन होंगे, बूढ़ी माताएं होंगी जो ये सब वर्ड्स का बहुत इस्तेमाल करती होंगी। अगर आप गए उनके पैर छुए तो शिव शिव डायरेक्ट बोलती हैं, तो वो भी आपके विस्मयादि बोधक के अंतर्गत ही आते हैं। हरे राम, रामा रे, हरे हरे। ओके, सर्वनाम में कौन, कौन हो तुम, क्या, कब हुआ, ये सब आपको विस्मयादि बोधक में आते हैं। ओके, विशेषण में सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा, तुम आ गए। क्रिया में चुप, अब नहीं बोलोगे तुम, ये सब आ गए क्या, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण में कहाँ, ठीक है, तो ये थे। अब मैं बढ़ रही हूँ फिर आगे, और ये आ गया आपका अभ्यास, जिसे आपको जरूर करना है। मैं बोली थी ना कि बच्चे की बुक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, उसको टास्क दिया गया है जिसको आपको भी करना है, तभी आप क्लियर कर सकोगे। नहीं आता है मेरे से क्वेश्चन जरूर पूछिए, मैं इसका आंसर जरूर दूंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, तो ये लेते जाइएगा, पॉज कर लीजिएगा और कर लीजिएगा बाद में नोट। ओके, और एक नजर में आप सभी से आई होप हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन है सारे। तो ये था आज का चैप्टर, जो हो गया यहीं पे समाप्त। मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगी, और वीडियो को पसंद आया होगा आप सभी को तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मैं फिर मिलूंगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।